Hey there, I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. I am here to help you out and to make you understand some basic topics of HAP, pharmacology and clinical pharmacy, even if you are scared of them. So let's start our today's topic, which is on cancer. Cancer is unwanted, uncoordinated and uncontrolled growth of normal cells. मीन्स जो बॉडी की नॉर्मल सेल्स हैं वो अनवांटेड, यानी कि हम चाहते नहीं कि वो ग्रो करे इतना ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती हैं. उसके अलावा अनकोऑर्डिनेटेड, यानी कि हमारी बॉडी की जितनी बाकी सेल्स है उनके जैसा सेम एक्शन उनका नहीं होता, यानी कि वो अपने कोऑर्डिनेशन के हिसाब से काम करती है, अपने कोऑर्डिनेशन के हिसाब से ही वो डिवीजन करती हैं या फिर जो भी रेप्लिकेशन वगैरह जो भी उनका काम होता है वो अपने हिसाब से करती हैं. उसके अलावा अनकंट्रोल्ड, यानी कि जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, यानी कि बॉडी की जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है. तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है बहुत ज्यादा सेल्स की, जिसको हम ट्यूमर या फिर कैंसर कह सकते हैं. तो ट्यूमर और कैंसर में डिफरेंस क्या है? ट्यूमर जो होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया पे होता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे, मान लीजिए स्किन है, यहाँ पे हमारी सेल्स की ग्रोथ हो गई जो कि थोड़ा सा पेन कॉज कर रही है और वो सेल्स की जो ग्रोथ है वो रुक नहीं रही है, यानी कि उसको हम बोलेंगे ट्यूमर. अब अगर यही ट्यूमर हमारी बॉडी की बाकी सेल्स में भी डिवाइड होने लग जाए और बाकी सेल्स में भी सर्कुलेट होने लग जाए तो उसको हम बोलेंगे कैंसर, यानी कि वो एक फॉर्म है कैंसर का. सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैंसर हमारी बॉडी में होता कैसा है. तो कैंसर हमारी बॉडी में कैसे कैसे प्रोसेसिंग करता है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है. जो रेड कलर का पूरा कवरिंग है इसे हमने लिया है नाम बॉडी. सो नेक्स्ट है जो आई शेप की आपको सेल्स दिख रही है ग्रीन कलर से, इसको हमने बोला है इम्यून सेल्स. और नेक्स्ट जो हमारी ब्लैक कलर से सेल्स दिख रही हैं इसको हमने बोला है नॉर्मल सेल्स. इसको अगर हम कंपेयर करें किसी सिटी से, कि जो बाउंड्री है वो सिटी की बाउंड्री है, ठीक है, जो नॉर्मल सेल्स है वो क्या है, नॉर्मल इंडिविजुअल यानी कि नॉर्मल लोग हैं. उसके अलावा क्या है, आई शेप में क्या है, ये पुलिस है. इम्यून सेल्स को हमने क्या ले लिया, पुलिस. ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि जो नॉर्मल कोई भी सिटी है तो सिटी में हर टाइप के पीपल्स होते हैं, यानी कि अच्छे भी और थोड़े से जो नॉटी, यानी कि जो थोड़े से चोरी कर लेते हैं, किसी को मर्डर कर देते हैं या फिर कुछ इस टाइप की हरकतें, ऐसे पर्सन भी प्रेजेंट होते हैं. तो अब एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि मान लीजिए जो सारे अच्छे लोग हैं उनमें से कोई चोर है, ठीक है, उनमें से कोई चोर है जिसने चोरी करी. अब इस चोर का पता अगर हमारे इम्यून सिस्टम को लग गया, यानी कि हमारी पुलिस को लग गया, तो पुलिस क्या करेगी, इस चोर को अरेस्ट कर लेगी और क्या कर लेगी, जेल के अंदर डाल देगी. सेम चीज है कि बॉडी के अंदर भी क्या होती है, बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं. तो इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से क्या होता है कि कभी कभी जो सेल्स होती हैं उनमें जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है. वो नॉर्मली अच्छा था लेकिन उसकी जेनेटिक डिफॉर्मिलिटी हो गई, यानी कि उसके जीन्स में क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया है, जिसकी वजह से अब वो क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा. तो सेम चीज है कि अगर नॉर्मल सेल से कोई सेल क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, तो इसको पकड़ के क्या करेंगे, पुलिस वाले जेल में डाल देंगे. ठीक है, अब बाई चांस ये जो से एक था तो ऐसे ही इसके बहुत सारे साथी हो जाए, इसी बहुत सारी सेल्स यानी कि बहुत सारे चोर हो जाए, तो एक दो को पकड़ना तो आसान है पुलिस के लिए, लेकिन पूरी गैंग को पकड़ना बड़ा मुश्किल है. तो पहली बात तो जो ऑर्गन है उसको अपना भी काम करना है सारे, और जो हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको बॉडी के बाहर की जो चेंजेस हो रहे हैं उससे भी हमारी बॉडी को बचाना है, बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उससे भी हमारी बॉडी को बचाना है. तो कभी कभी क्या होता है, ये इम्यून सेल्स थोड़ी सी इनको डिटेक्ट करने में वीक रह जाती है, यानी कि अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाती है कि नॉर्मल सेल्स है या फिर कैंसरस सेल्स है. तो उस केस में क्या होता है कि ये अपनी ग्रोथ करते रहते हैं, इनकी ग्रोथ होती रहती है. तो इनकी ग्रोथ ज्यादा बढ़ने की वजह से, जैसे आपने देखा होगा कि छोटा चोर दिन बाद या फिर कुछ सालों बाद क्या जाता है, बहुत बड़े डॉन बन जाते हैं कि उनसे चोर भी डरते हैं, मंत्री भी डरते हैं, सब डरते हैं. तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है कि जब कैंसर से ग्रो कर रही है उस टाइम पे डिटेक्ट नहीं करा गया तो उसके बाद क्या होता है, रैपिडली मल्टीप्लाई होती है. तो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि वो उसको किल कर सके पूरी तरीके से. तो उसके बाद क्या होता है, जो ये हमारी कैंसरस सेल होती है ये क्या करेंगी, जो इम्यून सिस्टम है इसको कमजोर कर देगी. तो इस वजह से क्या होगा, ये क्या हो जाएगी, ग्रोथ करती रहेंगी. अब इनको ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, जैसे कि सारी सेल्स को ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ग्लूकोज चाहिए. तो अब ये ग्लूकोज या न्यूट्रिएंट्स या फिर ऑक्सीजन कहाँ से लेंगी, ये लेंगी अपनी सराउंडिंग जो नॉर्मल सेल्स है. जैसे कि आपने देखा होगा चोर उचक्के क्या खुद तो खेती नहीं करते, खुद तो खाना नहीं बनाते, तो वो क्या करते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं उनसे पैसे लूटते हैं या फिर उनसे खाना लूटते हैं फिर. तो सेम ऐसी चोरी कौन करते हैं, ये कैंसरस सेल हमारी नॉर्मल सेल्स से, यानी कि हमारी नॉर्मल सेल्स जो उसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगी उन सबसे क्या करेंगे, जो भी खाना है, न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, जो कि उन्होंने अपने लिए उनको चाहिए, वो सब क्या करेंगे, इन कैंसरस सेल्स को दे देंगे. अभी कैंसरस सेल्स क्या करेंगी, साइलेंटली हमारी बॉडी में ग्रो करती रहेंगी. अब क्या हो गया, मान लीजिए अब इन्होंने एक जगह पे ग्रो कर दिया, तो एक जगह पे अगर कैंसरस सेल ग्रो करती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्यूमर, यानी कि एक ही जगह पे है, वहीं पे रह करके बहुत सारी सेल्स क्या हो गई, वहां पे ग्रो हो गई है.
सो इसे बोलते हैं बेनाइन या फिर बेनाइन ट्यूमर्स। सो नेक्स्ट वर्स्ट कंडीशन कब आती है, जब ये एक जगह से चोर उचक के, यानी कि जो भी चोर यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो सारे क्या करेंगे, एक जगह छोड़ करके अब किसी दूसरे मोहल्ले में चले जाएंगे। यानी कि एक जगह तो उन्होंने अपना सारा काम कर दिया, वहां से चोरी भी कर ली, वहां पे अपनी ग्रोथ भी कर ली, बहुत सारे चोर उचक के वहां पे हो गए, तो वहां से छोड़ करके क्या चले जाएंगे बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में, यानी कि जो हमारा सिटी है उस सिटी के किसी दूसरे मोहल्ले में चले जाएंगे और यहाँ पे जाकर के क्या करेंगे, अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। सेम फिनोमिना होगा जैसे कि जो यहाँ की कैंसरस सेल है अपने आसपास की नॉर्मल सेल से न्यूट्रिशन और जो भी फूड वगैरह वो ले रही थी, तो सेम चीज यहाँ पे भी होगा कि ये कैंसरस सेल क्या करेंगे, अपने आसपास की नॉर्मल सेल से फूड और जो भी न्यूट्रिशन है वो लेना स्टार्ट कर देगी। तो अब ये जो कंडीशन है क्या हो जाती है, और ज्यादा वर्स हो जाती है, यानी कि और ज्यादा बुरी हो जाती है। क्योंकि एक जगह पे अगर सारे चोर हैं तो उनको एक साथ पकड़ना आसान है, लेकिन वही चोर अगर हमारे पूरे मोहल्ले में घूमते रहे या फिर पूरी सिटी में घूमते रहे तो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा हमें पकड़ना कि वो चोर कहाँ पे है और कहाँ पे कितने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अब हो सकता है कि यहाँ से यहाँ चले जाए, यहाँ से यहाँ चले जाए, यहाँ से यहाँ, यानी कि बॉडी के किसी भी ऑर्गन में ग्रोथ कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो ग्रोथ होती है इसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट कैंसर। और जो ये प्रोसेस है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह ग्रोथ कर लेना, इसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। सो आई गेस इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि कैंसर क्या है और कैसे कैसे हमारी बॉडी में फैलता है। नॉर्मली क्या है, हमारी नॉर्मल सेल्स की तरह ही कैंसर सेल्स होती है, लेकिन वो क्या होती है, बहुत ज्यादा रैपिडली डिवाइड नहीं होती है और वो अनवांटेड होती है, लेकिन फिर भी वो ग्रो होंगी। तो ग्रो होने के लिए उनको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो वो क्या करेगी, बाकी की सेल से अपना न्यूट्रिशन ऑक्सीजन ले लेती है, जिसकी वजह से हमारी शरीर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है और हमारी बॉडी की जितनी भी कैपेसिटी होती है बिल्कुल सब खत्म हो जाती है। तो मैलिग्नेंट कैंसर क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में फैल सकता है, और बॉडी के किसी भी ऑर्गन में अगर वो फैल गया, जैसे कि हमारे लंग्स में फैल गया, किडनीज में फैल गया, ब्रेन में फैल गया, ब्लड वेसल्स में फैल गया, या फिर हमारे जीआई सिस्टम में फैल गया, तो जहां जहां पे वो जाएगा वहां पे वो क्या करेगा, डिस्टर्बेंस कॉज करेगा, क्योंकि वो बाकी की सारी सेल्स को क्या कर देगा, किल करने वाली कंडीशन तक ले आएगा। तो अभी हमने स्टडी करा कि कैंसर दो टाइप का हो सकता है, या तो बेनाइन या फिर मैलिग्नेंट। बेनाइन यानी कि जो सिर्फ एक ही जगह पे रहेगा, वहीं पे ग्रो करेगा और वहीं पे ही अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। और सेकंड है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता है, यानी कि बॉडी के किसी भी पार्ट में वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। अब वो किस तरीके से मूव करेगा, या तो वो लिम्फ नोड के थ्रू मूव करेगा, या फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव करेगा, या फिर बॉडी के किसी और फ्लूइड के थ्रू मूव कर सकता है। तो जो कैंसर है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट का एक सबसे मेजर फैक्टर है, यानी कि कैंसर के कारण बहुत ज्यादा डेथ्स हुई है। फीमेल्स में मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है, और जो मेल्स है उनमें प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है उसका कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है। अगर हम इनकॉमन की बात करें, लंग का कैंसर और कोलोन का कैंसर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो बहुत सारी स्टडीज से ये भी सामने आया है कि 10 में से एक इंसान को कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। अप्रोक्सीमेटली 17 मिलियन लोगों को कैंसर हो चुका है, मतलब इतने सारे लोग कैंसर के पेशेंट अभी तक हैं, और इसका जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अब इसके कॉजेस क्या क्या है कि कैंसर हमें किस किस वजह से हो सकता है, तो वो हम स्टडी कर लेते हैं। तो जब हम कैंसर के कॉजेस को स्टडी करते हैं, सबसे फर्स्ट फैक्टर होता है केमिकल कार्सिनोजेंस, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसकी वजह से कार्सिनोजेनिसिटी यानी कि जो कैंसर है उसका जनरेशन हो सकता है। सो जैसे कि एनिलीन डाई है, एनिलीन डाई की वजह से ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। उसके अलावा जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, सिगरेट स्मोकिंग से लंग का कैंसर हो सकता है, या फिर ड्रिंकिंग जो अल्कोहल है उससे क्या हो सकता है, जीआई सिस्टम का कैंसर हो सकता है। सो नेक्स्ट है आयोनाइजिंग रेडिएशंस। रेडिएशंस यानी कि जैसे कि एक्सरेज हो गई, यूवी रेज हो गई, यूवी रेज जैसे कि सन के एक्सपोजर से बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि रेडियो आइसोटोप्स हो गए, उसकी अगर एक्सपोजर है तो उससे भी कैंसर हो सकता है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि जब भी सन में जाओ, यानी कि जब भी बाहर जाओ, आप हमेशा सनस्क्रीन लगा के जाओ। तो सनस्क्रीन क्या करता है, एक लेयर बना देता है आपकी बॉडी के ऊपर, ताकि जो हार्मफुल यूवी रेज है वो डायरेक्टली आपकी सेल्स को डैमेज ना कर पाए। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है इसकी वजह से मेनली स्किन का कैंसर हो सकता है, बोन मैरो का कैंसर हो सकता है, उसके अलावा लिम्फ नोड का कैंसर हो सकता है, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है हमारी बॉडी में उनमें भी कैंसर हो सकता है। सो जो नेक्स्ट है ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ऑन्कोजेनिक यानी कि कैंसर को प्रोड्यूस करने वाले, उसको जेनेसिस करने वाले। सो ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी जो कि लिवर का कैंसर करता है, उसके अलावा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे मेन कॉज होता है। सो जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है होस्ट फैक्टर।
होस्ट फैक्टर यानी कि जिस पर्सन को हुआ है कैंसर उसी की कुछ फैक्टर्स, जैसे कि उसकी एज कितनी है, उसकी रेस कैसी है, वो इंडियन है या फिर फॉरेनर है, क्योंकि फॉरेनर्स में मोस्टली देखा जाता है कि उनको स्किन कैंसर बहुत ज्यादा होता है। तो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स यानी कि अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को कैंसर है तो ये चांसेस हो सकते हैं बस लाइकली कि आपको भी, मतलब आपको या फिर आगे जनरेशन को कैंसर हो सके। उसके अलावा फूड हैबिट्स बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि बहुत ज्यादा हम ऐसे फैट वाला इस टाइप का खाना खाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, हम एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे तो क्या होगा, सारा का सारा जो गंदगी है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी में रहेगा, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, सेल में म्यूटेशन हो सकती है। तो ये सारे कॉजेज हैं किसके अंदर आएंगे, होस्ट फैक्टर्स के अंदर। सो ये तो इनके बेसिक कॉज हो गए कि कैंसर कैसे हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारी स्टडीज में ये सामने आया है कि कैंसर होने के लिए पर्टिकुलर किसी कॉज की जरूरत नहीं है। अगर आप अनलकी हैं तो आपको कैंसर हो सकता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप स्मोकिंग करें या फिर ड्रिंकिंग करें और या फिर आपकी बैड हैबिट्स है या फिर कोई जेनेटिक या फिर किसी कॉज की वजह से आपको कैंसर हो। सो कैंसरस सेल्स के बारे में एक और फैक्टर सामने आया है कि जो कैंसरस सेल हैं वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही शेप की होती हैं, फिर एक ही टाइप की होती हैं। लगभग 200+ टाइप्स होता है कैंसरस सेल का। दैट मीन्स एक पर्सन में जैसी कैंसरस सेल हैं जरूरी नहीं है कि दूसरे पर्सन में भी सेम कैंसरस सेल हो। 200+ कैंसरस सेल है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स उनका स्ट्रक्चर होगा और उनका ट्रीटमेंट कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए कैंसर का ट्रीटमेंट पूरी तरीके से आज तक नहीं खोजा गया, क्योंकि जो कैंसर है वो बहुत अलग अलग टाइप का होता है और वो उसकी स्टेज पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा हाइपर एक्टिवेटेड है। अब जो कैंसर है वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ हो सकता है। हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन में कैंसर फैल सकता है, जैसे कि हमारे ब्रेन में फैल सकता है, हमारे लिम्फ नोड्स में फैल सकता है, हमारे किडनीज में फैल सकता है, लिवर में फैल सकता है, हमारे ब्लड वेसल्स में फैल सकता है, हमारे स्किन में फैल सकता है, कहीं पे भी कैंसर फैल सकता है। लेकिन जो हार्ट का कैंसर है वो बहुत ज्यादा रेयर होता है, यानी कि बहुत ही कम लोगों को हार्ट का कैंसर होता है। मुश्किल से 2-3 साल में एक केस आता है हार्ट के कैंसर का। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेल्स तो हमारी बॉडी में हर जगह पे हैं और सेल्स कहीं पे भी जा सकती हैं, लेकिन जो हमारा हार्ट है वो मोस्टली किसका बना होता है, मसल्स का बना हुआ होता है। उसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में होती हैं। देखिए अगर हमारी हार्ट की सेल्स में कोई कैंसरस सेल अगर बनी भी तो हार्ट क्या करेगा, उसमें बहुत कम सी सेल्स हैं तो इजीली उनको डायग्नोज कर लेगा और इजीली उनको किल कर देगा। ये डायग्नोसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके अलावा अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट इसका किस किस तरीके से होता है, तो हमेशा जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसके 3 स्टेप होते हैं, यानी कि 3 टाइप के ट्रीटमेंट हम कैंसर में दे सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइप का ट्रीटमेंट है सर्जरी, यानी कि अगर लिवर में कैंसर है या फिर किसी भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में अगर कैंसर है तो हम क्या करते हैं, सर्जरी से उस ऑर्गन को निकाल देते हैं। फिर जितने एरिया में वो कैंसर फैला हुआ है उस एरिया को हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। सो सेकेंड है रेडिएशन। रेडिएशन यानी कि हम कुछ ऐसे रेस को यूज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी की होती है, जाकर के पर्टिकुलरली जो भी कैंसर सेल होती हैं उनको ही जाकर के वो क्या करती हैं, डैमेज करती हैं। मोस्टली उनको डैमेज करती है, अगर उसके आसपास कोई एडजेसेंट नॉर्मल सेल है तो उसको भी थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है। तो जो थर्ड टाइप का ट्रीटमेंट है वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मतलब ऐसी पर्टिकुलरली टॉक्सिक हम ड्रग्स को बॉडी के अंदर इन्फ्यूज कराते हैं, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू ऐसी पर्टिकुलर टॉक्सिक ड्रग्स को देते हैं जो जाकर के हमारी बॉडी में रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है उनको जाकर के किल कर देंगी। मतलब इनका फिनोमेना ही ऐसा होता है कि जाकर के रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को किल कर देंगी। तो इसीलिए इनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में रैपिडली डिवाइडिंग बहुत सारी सेल्स होती है। सबसे पहला तो है हमारा बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो में क्या WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स हमेशा बनते रहते हैं। तो बोन मैरो भी क्या रैपिडली डिवाइडिंग सेल है, इसलिए बोन मैरो में सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जो भी कीमोथेरेपी है उसका। उसके अलावा जितनी भी हमारी एपिथेलियल सेल्स होती है, यानी कि जितनी भी म्यूकोसा है, चाहे वो मुंह की है या फिर पेट की है, तो म्यूकोसा में भी क्या होता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि म्यूकोसा भी क्या रैपिडली डिवाइडिंग है। उसके अलावा जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम में भी क्या होता है, जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं या फिर लिम्फ का जो भी फ्लूइड तेजी से क्या होता है, बनता है। तो उस लिम्फ नोड्स में भी क्या होता है, बहुत ज्यादा ये असर डालती है, क्योंकि सारी की सारी क्या रैपिडली डिवाइडिंग है, तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती कि कौन सी कैंसरस सेल्स है और कौन सी हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स है। सो कीमोथेरेपी को स्टडी करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हमारे ऑर्गन्स में कैसे कैसे आते हैं। सो फर्स्ट है बोन मैरो। बोन मैरो में कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है, फर्स्ट है एग्रेन्युलोसाइटोसिस। एग्रेन्युलोसाइटोसिस यानी कि जितनी भी WBCs है उसका काउंट कम हो जाना। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि जो थ्रोम्बस फॉर्मिंग एजेंट है, यानी कि जो प्लेटलेट्स हैं उसका काउंट कम हो जाना। सो नेक्स्ट है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया यानी कि जो हमारे ब्लड में RBCs बन रही है, एक तो उनका साइज और उनका काउंट दोनों के दोनों कम हो जाता है।
तो जो नेक्स्ट इफेक्ट आता है वो है लिम्फेटिक सिस्टम में, यानी कि जो हमारे लिम्फ होते हैं हमारी बॉडी में हर एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है। और लिम्फ में क्या होता है, ऐसा लिक्विड होता है कि जो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी, एक तो इम्यून सिस्टम को बना के रखता है, ऊपर से जितनी भी हमारी सेल्स में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ये क्या कर लेता है, अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है, और उसमें फैगोसाइटोसिस होता है। तो वो इम्यूनिटी चाहे वो सेल्युलर इम्यूनिटी हो या फिर वो ह्यूमरल इम्यूनिटी हो, दोनों इम्यूनिटीज क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, यानी कि वीक हो जाएंगी। नेक्स्ट है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या होता है कि जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, डिट्योरेट हो जाती है, या फिर उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट है स्किन। कीमोथेरेपी का एडवर्स इफेक्ट हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि जो स्किन पे जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, कीमोथेरेपी वाली ड्रग्स क्या करती है, हेयर फॉलिकल्स को ब्रेक डाउन कर देती है, हेयर फॉलिकल्स टूट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे हेयर्स हैं वो उनका फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो कीमोथेरेपी वाली ड्रग्स होती हैं डायरिया कॉज कर सकती हैं या फिर हेमोरेज कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट है गोनेट्स। गोनेट्स यानी कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें, तो मेल्स में क्या करता है, ओलिगोजूस्पर्मिया यानी कि स्पर्म काउंट को कम कर देता है, जिससे कि मेल्स में इंपोर्टेंस की कंडीशन भी आ सकती है। उसके अलावा फीमेल्स में क्या करता है कि जो भी ओव्यूलेशन है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एमेनोरिया हो जाता है। एमेनोरिया यानी कि मेस्ट्रुएशन साइकिल का एब्सेंस होना। तो ये दोनों केसेस में फर्टिलिटी को कम कर रहा है। सो नेक्स्ट है फीटस। फीटस में मेनली ये करता है अबॉर्शन कॉज करता है। अगर बाई चांस अबॉर्शन से बच जाए फीटस तो तभी भी उसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, म्यूटेशन जेनेटिक कोड्स में हो जाता है। नेक्स्ट है कार्सिनोजेनेसिटी। सेकेंडरी कैंसर्स को भी कॉज करे, जैसे कि ल्यूकीमिया या फिर लिम्फोमा या फिर हमारे ट्यूमर्स। ल्यूकीमिया यानी कि WBCs का कैंसर हो जाना। नेक्स्ट है लिम्फोमा यानी कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें कैंसर हो जाना, या फिर ट्यूमर्स हो जाना। तो नेक्स्ट है हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया मीन्स ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाना। तो बॉडी में अक्यूट रीनल फेलियर यानी कि किडनी के फेल होने की वजह से किडनी ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, ब्लड का जो प्रॉपर फिल्ट्रेशन था वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। सो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में। सो जो एंटी कैंसर ड्रग्स का मेन मोटो होता है, फर्स्टली तो जो भी सर्जरी और जो रेडिएशन, उनसे जितना भी हमारे कैंसर सेल्स हट गई हैं उसके अलावा जितनी रिमेनिंग सेल्स है उसको किल करना, उसके अलावा कैंसर को क्योर करना, और उसका जो रीकरेंस है यानी कि दोबारा से कैंसर ना हो जाए इस चीज का ध्यान रखना। तो ये जो मेन मोटो है इसको लेकर के हमारी एंटी कैंसर ड्रग्स अपना काम करती हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स दैट मीन ऐसे केमिकल्स जो स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को जाकर के किल करेंगे। अब कैंसर सेल्स के अलावा वो बाकी सेल्स को भी किल करते हैं, लेकिन मेन उनका जो पोटेंसी होती है वो कैंसर सेल्स के लिए होती है। तो इसके अंदर फर्स्ट जो ड्रग है वो है एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर फर्स्ट क्लास आती है नाइट्रोजन मस्टर्ड। सो जो मस्टर्ड है यानी कि सरसों, उसको वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पे यूज करा गया था एज मस्टर्ड गैस। सो मस्टर्ड गैस के जो इफेक्ट आए, फर्स्ट तो ये आया कि जो पूरी स्किन थी उसमें ब्लिस्टर्स हो गए थे, यानी कि छोटे छोटे दाने हो गए थे, रैशेस होने लग गए थे। उसके अलावा जो बोन मैरो थी पेशेंट की या फिर जो सोल्जर था उसकी बोन मैरो क्या हो गई थी, बिल्कुल डिप्रेस हो गई थी। तो इस पर बहुत सारी स्टडी हुई, तो स्टडी से हमें पता चला कि जो बोन मैरो की सेल्स हैं और जो हमारी कैंसरस सेल्स है उन दोनों में क्या है, सिमिलैरिटीज हैं, यानी कि दोनों की दोनों क्या है, बिल्कुल रैपिडली ग्रोइंग सेल्स है। तो इस बेसिस पे साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस दी कि अगर ये मस्टर्ड गैस बोन मैरो को डिप्रेस कर सकती है तो हो सकता है कि इसका कुछ न कुछ इफेक्ट कैंसरस सेल पे भी हो। तो इसके बाद बहुत सारी स्टडी हुई, तो स्टडीज के बाद हमें पता चला वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम की मस्टर्ड गैस को हम कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते। सो जो नाइट्रोजन मस्टर्ड होते हैं उसमें आते हैं साइक्लोफॉस्फामाइड और इफोफसामाइड। नेक्स्ट कैटेगरी है इथाइलामाइन। इथाइलामाइन के अंदर आता है थियोटेपा। नेक्स्ट कैटेगरी है एल्काइल सल्फोनेट के अंदर आता है बुसल्फेन। नाइट्रोसोल यूरिया के अंदर आता है कार्बामेनोलोमस्टिन। ट्राइजीन के अंदर आता है डेकार्बाजीन और मिथाइल हाइड्रोजीन के अंदर आता है प्रोकार्बाजीन। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एल्काइलेटिक एजेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे फर्स्ट में जो एल्काइलेटिक एजेंट होते हैं वो बॉडी के अंदर जाकर के हाईली रिएक्टिव कार्बोनियम आयंस में चेंज हो जाते हैं। अभी कार्बोनियम आयन जाकर के जो कैंसरस सेल है उससे जाकर के बाइंड होते हैं। अब बाइंड कैसे होते हैं, क्या आपको पता है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होते हैं, अलग अलग बेस पेयरिंग होती है, यानी कि जो ATGC एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इन सबकी क्या होती है, पेयरिंग होती है। अब इनमें से क्या करता है, जो ग्वानिन वाला जो पोर्शन होता है इस ग्वानिन के साथ जाकर के अपना मिथाइल ग्रुप इस ग्वानिन के साथ जोड़ देता है, के साथ मिथाइल का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ग्वानिन क्या करेगा, जो साइटोसिन है उसके साथ पेयरिंग करने की बजाय वो क्या करेगा, किसी और के साथ पेयरिंग कर लेगा, या फिर एबनॉर्मल पेयरिंग हो जाएगी। एबनॉर्मल पेयरिंग होगी तो नॉर्मल जो डीएनए की सिंथेसिस होनी थी वो तो हो नहीं पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस रुक जाएगी। अब डीएनए की सिंथेसिस ही रुक गई तो आगे जाकर के उसका डिवाइडेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसका साइड इफेक्ट प्लेटलेट्स में बहुत कम होता है, यानी कि ये WBCs और प्लेटलेट्स को थोड़ा सा कम इफेक्ट करती हैं, लेकिन ये एलोपेशिया प्रोड्यूस करती हैं। उसके अलावा इसका जो यूज है सबसे मेनली वो है हॉकिंस डिजीज में।
हॉकिन डिजीज यानी कि जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसका जो कैंसर होता है उसको ट्रीट करने के लिए मेनली एल्काइलेटिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट कैटेगरी है प्लेटिनियम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन और ऑक्सैलिप्लेटिन। तो अभी ड्रग्स क्या करती है मेनली, जैसे कि सिस्प्लेटिन है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। सिस्प्लेटिन कैंसरस सेल्स के अंदर एंटर करती है। एंटर करने के बाद क्या करती है, बाइंड्स टू ग्वानिन एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा था कि डीएनए में क्या होता है, जो बेस पेयर्स होते हैं एटीजीसी, तो ये ग्वानिन के साथ क्या कर लेगी, सिस्प्लेटिन कॉम्प्लेक्स बना लेगी। तो ग्वानिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से क्या होगा कि जो बेस पेयरिंग है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, यानी कि एजीटीसी की जो पेयरिंग है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो उसकी वजह से सेम डीएनए का डैमेज हो जाएगा और उसकी वजह से सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाएगा। इसका एक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि सिस्प्लेटिन क्या करती है, जो सल्फा हाइड्रल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के प्रोटीन में और न्यूक्लियर के प्रोटीन में, उनसे रिएक्शन करती है, यानी कि उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती है। तो प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से जो आगे डीएनए से जो प्रोटीन बनने की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसको प्रोस्टेट और ओवेरियन कैंसर में यूज किया जाता है। जो इसके साइड इफेक्ट्स आते हैं, फर्स्ट आता है टिनिटस। टिनिटस यानी कि कंटिन्यूसली कानों में कुछ आवाज सुनाई देना। उसके अलावा डिफनेस हो सकती है, यानी कि बहरापन आ सकता है। उसके अलावा न्यूरोपैथी, यानी कि जो हमारी नर्वस सिस्टम है, जो हमारी न्यूरॉन्स है, उसमें पेन हो सकता है या फिर नमनेस आ सकती है। उसके अलावा जो हमारी यूरिक एसिड का लेवल है वो बढ़ सकता है। थर्ड कैटेगरी है एंटी मेटाबोलाइट्स। तो इसके अंदर जो फर्स्ट कैटेगरी आती है वो है फोलेट एंटागोनिस्ट। उसके अंदर जो ड्रग है वो है मीथोट्रेक्सेट। सो जब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो फोलिक एसिड है वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की प्रेजेंस में डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड क्या होता है, फिर वही डाईहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज की यानी कि डीएचएफए की प्रेजेंस। सो टेट्राहाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्यूरिन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्यूरिन यानी कि एडेनिन और ग्वानिन, ये एडेनिन और ग्वानिन मिलकर के क्या करते हैं, डीएनए और आरएनए को फॉर्मेशन करते हैं। डीएनए और आरएनए बनने के बाद क्या होता है, सेल डिवीजन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए, यानी कि सेल डिवीजन को रोकने के लिए क्या करते हैं, मीथोट्रेक्सेट जो ड्रग है, मीथोट्रेक्सेट क्या करती है, जो डाईहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज है, दो जगह पे ये एंजाइम काम कर रहा है। एक तो फोलिक एसिड को डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में चेंज करने के लिए, दूसरा डाईहाइड्रोफ्लोरिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में चेंज करने के लिए। तो इन दोनों को अगर ये इनिबिट कर देगा तो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज अगर इनिबिट हो गया तो बाकी की सारी प्रोसेस क्या हो गई, इनिबिट हो गई। सो अगर इसकी यूजेस की बात करें तो मेनली इसको ब्लैडर कैंसर में, उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर में और हेड और नेक का अगर कोई कैंसर है तो उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे ओल्डेस्ट और मोस्टली सेफेस्ट एंटी मेटाबोलाइट ड्रग होती है। सो एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर नेक्स्ट क्लास है प्यूरिन एंटागोनिस्ट। प्यूरिन एंटागोनिस्ट नाम से ही समझ रहे होंगे कि प्यूरिन्स को क्या कर देते हैं, एंटागोनाइज, यानी कि उनको ब्लॉक कर देंगे ताकि जो प्यूरिन्स है एडेनिन और ग्वानिन वो बने ही ना। तो एडेनिन और ग्वानिन तब फॉर्म होगा जब इनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या होगा, मेटाबोलाइज होगा। तो इस मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करने के लिए ड्रग दी जाती है मरकैप्टोप्यूरिन। अब जो साइन देख रहे हैं यहाँ पे जो मैंने बनाया है इसको हम बोलते हैं ब्लॉक, यानी कि अगर ऐसा साइन कहीं पे भी बना हुआ है इसका मतलब कि वहाँ पे ब्लॉकेज हो रही है। अब अगर इसके यूजेस की बात करें तो मेनली इसको जो चाइल्ड्स होते हैं, चिल्ड्रंस में जब ल्यूकीमिया हो जाता है यानी कि डब्ल्यूबीसी का कैंसर हो जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा इसको यूज करा जाता है। तो एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर थर्ड कैटेगरी है पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट की। तो पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट के अंदर आता है 5-फ्लोरोयूरेसिल ड्रग। फ्लोरोयूरेसिल ड्रग कैंसरस सेल के अंदर एंटर करती है तो वो 5-फ्लोरो-2-डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट में चेंज हो जाती है। अब ये कॉम्प्लेक्स मिथाइल टीएचएफए यानी कि टेट्राहाइड्रोफ्लोरिक एसिड और थायमिडाइलेट सिंथेसेस के साथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब जो टीएचएफए हमने पहले वाले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पढ़ा था कि टीएचएफए से क्या हो रहा था, प्यूरिन का सिंथेसिस हो रहा था जिसके बाद की डीएनए की फॉर्मेशन हो रही थी। दोनों के साथ ये क्या कर लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, यानी कि इन दोनों को अपना काम करने ही नहीं देगा आगे। अब ये दोनों इनके साथ कॉम्प्लेक्स हो गए तो आगे डीएनए में जो भी पेयरिंग होनी है, जो भी बेस इसका बनना है वो सारा के सारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, फेलियर इन डीएनए सिंथेसिस, यानी कि डीएनए की सिंथेसिस हो ही नहीं पाएगी, जिससे कि जो आगे सेल डिवीजन है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। अब जो इसका यूजेस है, मेनली इसको यूज करा जाता है रेक्टम के कैंसर में, कोलोन के कैंसर में, या फिर पेनक्रियास के कैंसर में, गट के कैंसर में। उसके अलावा जो हमारा यूरिनरी सिस्टम का कैंसर है या फिर नेक और थ्रोट का जो कैंसर है उसमें यूज करा जाता है। जो इसका मेजर साइड इफेक्ट है, जो सबसे मेन इसका साइड इफेक्ट है वो है बोन मैरो डिप्रेशन, यानी कि बोन मैरो को डिप्रेस कर देता है। उसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग और एलोपेशिया एडिशनल है। सो नेक्स्ट कैटेगरी है माइक्रोट्यूबल डैमेजिंग एजेंट। इसके अंदर ड्रग्स आती है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन विनका एल्कोलॉइड्स के अंदर वाली ड्रग्स होती है। विनका यानी कि जिसे बोलते हैं सदाबहार। तो ये तो हम सबको पता है कि कोई भी सेल अगर बन रही है तो उसको डिस्ट्रॉय होना भी जरूरी है, यानी कि ये बॉडी की क्या बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना है कि कोई चीज बनेगी तो वो डिस्ट्रॉय भी होगी। तो सेल का जो नेचुरल डिस्ट्रक्शन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस।
अब जो कैंसरस सेल्स होती हैं उनका एपोप्टोसिस नहीं होता है, यानी कि वो किल नहीं होती है, वो क्या होती है, डिवाइड होती रहती है। और डिवीजन कैसे होता है कि जो सेल की एक पर्टिकुलर साइकिल होती है जिसके थ्रू हर एक सेल गुजरती है, यानी कि हर एक कोई भी सेल अगर बनता है तो उसके लिए सबसे पहले ये सेल साइकिल होती है। तो जो सेल साइकिल में सबसे फर्स्ट फेज होता है वो है G1 फेज, सेकेंड है S फेज, G2 फेज और M फेज। उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा फेज होता है जो होता है Z0 फेज। फर्स्ट है G1 फेज। G1 फेज पूरी सेल साइकिल में सबसे बड़ा फेज होता है। इस फेज में क्या होता है, कोई भी नई सेल जो बनी है वो ग्रो करती है, उसका साइज बड़ा होता है, उसका लाइफ स्पेन चलता है। सो डिवाइड होने के लिए जो भी सेल है वो S फेज में आएगी। S फेज यानी कि ऐसा फेज जिसमें कि जो डीएनएज होते हैं वो अपना जैसा सेम एक डीएनए की कॉपी बनाते हैं। कॉपी बनाने का क्या मतलब है कि जो भी डॉटर सेल होगी उसमें डीएनए की सेम कॉपी जाएगी। तो एस फेज में डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद G2 फेज आती है। G2 फेज में क्या होता है, चेकिंग होती है कि जो रेप्लिकेशन हुआ है, यानी कि जो डीएनए की कॉपी बनी है वो सेम डीएनए जैसी है या नहीं है। अगर सेम डीएनए जैसी कॉपी उसकी नहीं होगी तो यहीं पे सेल क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी। अब अगर इस चीज को भी इसने पास कर लिया G2 फेज को, तो उसके बाद सेल जाती है माइटोसिस फेज में, यानी कि M फेज में। अभी माइटोसिस क्या प्रोसेस होती है आपने बहुत बार पढ़ी होगी, मैं एक और बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। माइटोसिस फेज होती है जिसमें डायरेक्टली जो एक सेल होती है वो डायरेक्टली दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। वो कैसे होता है कि आपको पता है कि एस फेज में डीएनए के हमारे क्या हो गए, यानी कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, जो हमारे डीएनए हैं, उनकी क्या हो गई, कॉपीज बन गई हैं। तो ये डीएनए की कॉपीज क्या है, क्रोमोसोम्स यहाँ पे हैं। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, कुछ माइक्रोट्यूबल्स होते हैं। माइक्रोट्यूबल्स का क्या रोल है, माइक्रोट्यूबल्स जो डीएनएज होते हैं उनको स्प्लिट करने में काम आते हैं। नेक्स्ट फेज आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जो कि क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं माइक्रोट्यूबल के साथ। नेक्स्ट फेज होता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो माइक्रोट्यूबल्स हैं वो क्या कर देते हैं, इन दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि उनको तोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट फेज आता है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, जो डॉटर सेल्स हैं दोनों वो बननी स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट फेज आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में बिल्कुल जो न्यूक्लियस है उसका डेवलपमेंट पूरा हो जाता है और जो दोनों सेल्स हैं वो डिफरेंट बन जाती हैं। ये तो फिनोमिना होगी एक नॉर्मल सेल का। अब अगर हम कैंसरस सेल की बात करें तो उस कैंसरस सेल में क्या है कि जो ये फेजेस हैं ये बहुत जल्दी जल्दी आती हैं और ये फेजेस क्या होती है, रिपीट होती रहती हैं। इसमें कहीं पे भी सेल में डिस्ट्रक्शन नहीं होता, यानी कि अगर डीएनए अगर गलत भी बना है तो वो क्या होगा, डिस्ट्रक्ट नहीं होगी। कि जो सेल की जो रेगुलर ग्रोथ है इस चीज को ब्लॉक करने के लिए माइक्रोट्यूबल डैमेजिंग एजेंट्स को यूज करा जाता है। तो ये डायरेक्टली क्या करती है, जो माइक्रोट्यूबल्स है जो कि क्रोमोसोम्स का डिवाइडेशन कराएंगी जाकर के इनको ब्लॉक कर देती हैं, यानी कि ये क्या करेंगी, जाकर के डायरेक्टली इनको ब्लॉक कर देंगी। सो अब इसी एक्शन को हम फ्लो चार्ट के रूप में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो विनक्रिस्टीन है वो माइक्रोट्यूबल से जाकर के बाइंड करेगा। माइक्रोट्यूबल से बाइंड करने की वजह से क्या होगा, जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो इनके ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, जो साइटोस्केलेटल फंक्शन हो रहा था, यानी कि जो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था क्रोमोसोम्स का, वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, क्रोमोसोम्स बन नहीं पाएंगे, डिवाइड नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से डीएनए का फॉर्मेशन रुक जाएगा, यानी कोई भी डिवीजन नहीं होगा। अब अगर इसके यूजेस की बात करें तो इसको हॉकिंस डिजीज यानी कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर है उसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको चाइल्डहुड ल्यूकीमिया में भी यूज करा जा सकता है। सो इसका मेन साइड इफेक्ट है एटेक्सिया। एटेक्सिया यानी कि जो हमारे हाथ और पैर हैं इनका कोऑर्डिनेशन क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। इसके अलावा न्यूरोपैथी है, उसके अलावा एलोपेशिया और नोजिया और वॉमिटिंग। सो नेक्स्ट कैटेगरी है टोपोआइसोमेरेज सेकंड इनहिबिटर, जिसके अंदर ड्रग आती है ट्रिप्लोसाइड्स। और नेक्स्ट है टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट इनहिबिटर, जिसके अंदर ड्रग आती है टोपोटिकैन। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम का एक्शन होता है कि जो भी डीएनए बन रहा है उसको डिटेंगल करना, यानी कि वो आपस में उलझ ना जाए, क्योंकि बहुत लंबे 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 स्ट्रैंड्स बनते हैं डीएनए के, तो वो आपस में उलझ ना जाए, यानी कि टेंगल्ड ना हो जाए। तो उस टेंगलेशन को बंद करने के लिए क्या होते हैं, हमारे टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट और सेकंड एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, डीएनए जो एक्स्ट्रा बन गया उसको कट करते हैं और डीएनए को सील करते हैं। सो टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर्स क्या करते हैं, टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट और सेकंड एंजाइम दोनों को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि डीएनए क्या हो जाएगा, टेंगल्ड हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा उलझ जाएगा। तो क्या होगा, जो डीएनए की कट और जो रीसेलिंग का काम है वो भी नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डीएनए डैमेज हो जाएगा। तो अगर इनकी यूजेस की बात करें तो इनको ट्यूमर्स में यूज करा जाता है, प्रोस्टेट कैंसर में, ब्लैडर कैंसर में। उसके अलावा जो हमारे जीआई सिस्टम के जितने भी कैंसर्स होते हैं उसमें यूज करा जाता है और लंग कैंसर में भी यूज करा जाता है। अब इनकी साइड इफेक्ट्स को अगर हम बात करें तो सबसे पहले बोन मैरो डिप्रेशन करते हैं, एलोपेशिया करते हैं, उसके अलावा जीआई डिस्टर्बेंस करते हैं और नोजिया और वॉमिटिंग कॉज करते हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के अंदर मेनली आती है एक्टिनोमाइसिन डी, डॉक्सारिबोसाइन, मिटोमाइसिन सी,
तो मेनली हम बात करेंगे पहले एक्टिनोमाइसिन डी की। एक्टिनोमाइसिन डी क्या करती है, सेम एक्शन हमने जैसे पहले पढ़ा कि ग्वानिन से बाइंड कर जाती है। ग्वानिन से बाइंड होने के कारण क्या होगा, बेस पेयरिंग डिसबैलेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से डीएनए और आरएनए इनहिबिट हो जाएगा। इसके अलावा ये क्या करती है कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स जो बने होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देती है, जिससे कि जो आरएनए और डीएनए है वो आगे सिंथेसाइज नहीं हो पाता और ना ही सेल डिवीजन हो पाएगा। उसके अलावा जो डॉक्सीरिबोसिन है, डॉक्सीरिबोसिन का एक काम क्या होता है कि वो टोपोआइसोमरेज सेकंड जो है उसको भी इनहिबिट कर देता है, यानी कि उस एंजाइम को इनहिबिट करके वो डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। अब अगर इसके यूजेस की बात करें तो मेनली इसको ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड कैंसर, लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में भी यूज करा जाता है। अब अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो मेन साइड इफेक्ट है इसका बोन मैरो डिप्रेशन, उसके अलावा एलोपेशिया, नोजिया, वॉमिटिंग और जीआई डिस्टर्बेंस भी है। सो नेक्स्ट क्लास है मिसलेनियस। मिसलेनियस के अंदर आते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया और एल एस्पेरिजिनेज। सो हाइड्रोक्सी यूरिया का मेन एमओए क्या होता है करें तो राइबोन्यूक्लिक एसिड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की प्रेजेंस में डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में चेंज होता है। तो हाइड्रोक्सी यूरियास क्या करते हैं कि जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम है इसको ब्लॉक कर देते हैं ताकि आरएनए से डीएनए में कन्वर्जन हो ही ना पाए। अब डीएनए में कन्वर्जन नहीं होगा तो मेन जो न्यूक्लिक एसिड है वो तो डीएनए है, तो डीएनए नहीं बन पाएगा तो आगे का फर्दर डिवीजन रुक जाएगा। अब इसका जो मेन यूज होता है मेनली वो जो छोटे मोटे ट्यूमर्स होते हैं या फिर जो ल्यूकीमिया होता है उसमें यूज करते हैं। सो फर्स्ट क्लास थी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, नेक्स्ट क्लास है टारगेटेड ड्रग्स है। टारगेटेड ड्रग्स मतलब सेलेक्टिवली उनको टारगेट करा गया है उसी कैंसर सेल पे जाने का जहां पे उनको एक्शन करना है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है टायरोसिन प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर। टायरोसिन प्रोटीन काइनेज क्या है, एक टाइप का एक एंजाइम है जो कि हेल्प करता है सेल के डिवीजन में। जो अभी मैंने आपको एक सेल साइकिल बताई थी, तो सेल साइकिल के G1 G2 फेज में क्या करता है, हेल्प करता है डीएनए को आरएनए को आगे डिवाइड होने में। तो अगर हम डायरेक्टली इसी एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे, इसकी ड्रग होती है इमेटिनिब। इमेटिनिब की मदद से तो क्या होगा, आगे जा करके जो भी सिंथेसिस होने वाली थी डीएनए और आरएनए की वो ब्लॉक हो जाएगी पहले ही। उसके अलावा नेक्स्ट होता है एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर। एंजियोजेनेसिस यानी कि ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होना, तो एंजियोजेनेसिस को इनहिबिट कर देना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कैंसर सेल्स होती हैं वो अपने आसपास की सेल्स से क्या कर लेती है, न्यूट्रिशन हो गया, ऑक्सीजन हो गया या फिर ग्लूकोज को क्या कर लेती है, उनसे ले लेती है। किसके थ्रू, एंजियोजेनेसिस के थ्रू, यानी कि ब्लड वेसल्स नई फॉर्मेशन करती है जिससे कि उनका जो भी प्रोटीन है या फिर उनका जो भी न्यूट्रिशन है वो कैंसर सेल को मिल जाए। इसके अंदर ड्रग आती है सुमेटिनिब। तो सुमेटिनिब क्या करती है, इस एंजियोजेनेसिस को ब्लॉक कर देती है। सो नेक्स्ट क्लास है अनआर्म्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो इसके अंदर ड्रग आती है रिटुक्सिमैब। तो रिटुक्सिमैब जो ड्रग है वो क्या करती है, बॉडी के अंदर जाती है और स्पेसिफिकली जो कैंसर सेल्स होती हैं उसके जो बाहर जो एरिया है उस पर क्या होती है, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो जाकर के स्पेसिफिकली उन्हीं प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स किसके फॉर्म में होते हैं, एंटीजन के फॉर्म में। तो स्पेसिफिकली उन्हीं एंटीजन्स पे जाकर के बाइंड करती है। अभी इन एंटीजन पे बाइंड कर लेती है तो फिर ये क्या करती है, सिग्नल भेजती है हमारे इम्यून सिस्टम को। वो क्या सिग्नल भेजती है कि यहाँ पे कैंसर सेल है, तो वो स्पेसिफिकली आकर के इन्हीं कैंसर सेल को किल करेंगे। अब इसके साथ हम और चीजें भी देते हैं, यानी कि और ड्रग्स को भी यूज करा जाता है, जैसे कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर जो इम्यूनिटी को बढ़ाएं ताकि इम्यून सेल्स इजीली इनको डिटेक्ट कर पाए। सो थर्ड और सबसे लास्ट कैटेगरी है एंटी कैंसर ड्रग्स की, वो है हार्मोनल ड्रग्स। हार्मोनल ड्रग्स से आप समझ रहे होंगे कि हार्मोन्स को एज अ ड्रग यूज करा जा रहा है थेरेपी देने के लिए। तो इसमें मेनली होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एस्ट्रोजेंस, एंड्रोजेंस या फिर एंटी एंड्रोजेंस और GnRH इनहिबिटर्स। GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिटर्स। तो इनको तब यूज करा जाता है जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर में क्या होगा, एस्ट्रोजन का बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ जाएगा जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, या तो एंड्रोजेंस को देंगे या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को देंगे। उसके अलावा जैसे कि जो हमारा एस्ट्रोजन है, अगर उससे ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, या फिर एंड्रोजन है उससे प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है, तो इसमें हम क्या देंगे, GnRH एंटागोनिस्ट देंगे। यानी कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होते हैं, उन दोनों हार्मोन्स को ब्लॉक कर देंगे ताकि जो आगे एंड्रोजन है और एस्ट्रोजन है वो ज्यादा अमाउंट में ना बने। उसके अलावा जैसे प्रोस्टेट कैंसर में हम एंटी एंड्रोजन ड्रग्स भी दे सकते हैं, और जो हमारा हॉकिंस डिजीज है और ब्रेस्ट कैंसर है उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को यूज कर सकते हैं। तो यानी कि हार्मोनल थेरेपी हम कब देंगे, जब हार्मोन्स के ज्यादा बढ़ने की वजह से कैंसर हुआ है, तो उसके अगेंस्ट काम करने वाले हार्मोन्स को देख करके हम उस हार्मोन का एक्शन कम कर सकते हैं।
सो अभी हमने कैंसर को डिस्कस किया और एंटी कैंसर ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। आई नो कि एंटी कैंसर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। अब इसको याद करने के लिए एक दो ट्रिक्स है, जैसे कि आप इन्हें बार बार लिख लिख के याद कर सकते हैं। उसके अलावा आप इनका सफिक्स दे सकते हैं। सफिक्स यानी कि जो इनके सबसे पीछे वाला वर्ड है, जैसे कि विनक्रिस्टिन है, विनब्लास्टिन है, तो टिन टिन यानी कि दोनों का सफिक्स क्या है, सेम है। तो इस हिसाब से क्या होता है, एक कैटेगरी की ड्रग्स का मोस्टली सफिक्स सेम होता है। क्लास की ड्रग्स है उनका एमओए सेम होगा, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होगा। इसके अलावा जितने भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थे मैंने आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझाए हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अगर आप इनको लिखना चाहते हैं एग्जाम में तो आप इनको पहले फ्लो चार्ट बना दीजिए, बाद में उस फ्लो चार्ट को आप नीचे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मार्क्स गेनिंग होगा और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्लो चार्ट से समझा सकते हैं या फिर डायग्राम से समझा सकते हैं तो वो आपकी मार्क्स गेनिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। Thank you so much for watching this video. If you have any query regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like, share and subscribe to Pharma Institution. And I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.